गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट, जिसमें है संसाधन भूगोल। आज हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो संसाधन का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसोर्स। तो रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। तो री का आशय है दीर्घ अवधि और सोर्स का अर्थ है साधन। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत है जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। तो रिसोर्स क्या हुआ, संसाधन क्या हुआ, वे स्रोत है जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल जिमरमैन की एक डेफिनेशन है, संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो इन्होंने ये डिफाइन किया है रिसोर्स को कि वे संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच आर कंसिडर्ड टू बी कैपेबल ऑफ सर्विंग मैन्स नीड्स, दे आर गिवन यूटिलिटी बाय द कैपेबिलिटीज एंड वांट्स ऑफ मैन। एक और डेफिनेशन है समाज विज्ञान कोश से, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार, संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। रिसोर्सेज आर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्स एनवायरनमेंट विच फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड द अटेनमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो रिसोर्स क्या होता है, जिसको मानव जो है वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ सनलाइट। तो सनलाइट एक रिसोर्स है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट इज़ अ रिसोर्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं सोलर लाइट से। और जैसे विंड है, तो विंड इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। ये पहले भी अवेलेबल थे but they were not used as resources. Now they are used as resources because wind energy can be used to produce electricity and various other things. So now it is a resource. तो resource क्या होता है, जब हम उसको यूज़ करके और यूज़ करके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। Now we will study nature of resource geography. संसाधन भूगोल की प्रकृति। संसाधन भूगोल मानव के लिए उपयोगी प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के स्थानिक अध्ययन से संबंधित है। इसकी प्रकृति संबंधी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है, संसाधन भूगोल संसाधनों की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन है। यानी कि संसाधन भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के वितरण, भंडार, उत्पादन, उपयोग, समस्याओं, संरक्षण, प्रबंधन आदि में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्लेषण करता है। तो अलग अलग जो वेरिएशंस मिलते हैं अलग अलग जगह पे, उनकी स्टडी है। दूसरा है, संसाधन भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। भूगोल एक इंटरडिसिप्लिनरी तथा सिंथेसाइजिंग विज्ञान है। यह किसी प्रदेश में रहने वाले मानव समाज की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन करता है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान मानवोपयोगी, प्राकृतिक तथा मानवकृत संसाधनों की उपलब्धता एवं उनकी भौतिक विशेषताओं का विश्लेषण करता है। भूगोल की उपशाखा के रूप में संसाधन भूगोल इस संश्लेषणात्मक उपागम का अनुसरण करता है। तो रिसोर्स ज्योग्राफी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स इससे रिलेटेड होते हैं।
थर्ड पॉइंट है संसाधन भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है। किसी तत्व में संसाधनता स्वयं उसमें नहीं अपितु मानव के लिए उसकी उपयोगिता में निहित होती है। तो संसाधन, जैसे कि मैंने आपको बताया, संसाधन तब तक संसाधन नहीं माना जाएगा जब तक हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। जब हम उसको उपयोग करने लग जाएंगे तब वो संसाधन कहलाता है। मानव अपने ज्ञान तथा प्राविधिकी के द्वारा पूर्ववर्ती अनुपयोगी तत्वों को भी उपयोगी बना देता है, जिससे नवीन संसाधन विकसित होते हैं। तो पहले जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको सोलर का, सनलाइट का, तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है तो हम उसको यूज़ कर पाते हैं, तो दैट इज़ अ रिसोर्स नाउ। तो सूर्य की किरणें अब हमारे लिए रिसोर्स हैं। तो मानव अपने ज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के द्वारा जो पहले जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही थी उनको अभी यूज़ करने लग गया है और नवीन संसाधन, नए संसाधन भी विकसित करने लग गया है। इससे संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र और ब्रॉड हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण संसाधनों की संख्या एवं संसाधन भूगोल की परिधि में उल्लेखनीय वृद्धि एवं विस्तार हुआ है। तो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से इस क्षेत्र में विस्तार हुआ है। फोर्थ पॉइंट है संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। तो संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की ही एक सब ब्रांच है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण के प्रतिरूपों तथा उन कारकों एवं प्रकर्मों का अध्ययन किया जाता है जो धरातल पर इन प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाओं का वितरण हम लोग देखते हैं जो धरातल पर इनको प्रभावित करते हैं। आर्थिक भूगोल में विभिन्न प्रकार के संसाधनों जैसे कि मृदा, जल, जैविक तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि तथा आर्थिक क्रियाओं जैसे कि आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि एक्सेट्रा, परिवहन, संचार एक्सेट्रा तथा अन्य आर्थिक पक्षों एवं संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या होता है, संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण है। तो आर्थिक भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण। मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो क्या क्या काम में लिए जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, रिसोर्स ज्योग्राफी जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही एक सब ब्रांच है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में संसाधनों और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ा जाता है एक साथ, लेकिन संसाधनों के बारे में पढ़ा जाता है। तो संसाधन जो हुआ वो उसका एक सब पार्ट हुआ, संसाधन ज्योग्राफी या रिसोर्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधन भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। वो कैसे, संसाधन भूगोल संसाधनों का अध्ययन है। सभी संसाधनों में मानव का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है। ह्यूमन की जो नॉलेज होती है, ह्यूमन बींग्स की, आदमी की जो नॉलेज होती है, दैट इज़ अ बिगेस्ट रिसोर्स, क्योंकि यह ज्ञान ही संसाधनों की उपयोगिता प्रदान करता है। क्योंकि अगर इंसान को ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को, रिसोर्स को यूज़ करने की, तो फिर वो रिसोर्स यूज़फुल नहीं है। तो ज्ञान ही संसाधनों की उपयोगिता प्रदान करता है। प्राकृतिक तत्व मानवीय गुणों जैसे कि ज्ञान, तकनीकी विकास एक्सेट्रा से ही संसाधन बन पाते हैं। सामाजिक गुणों की प्रधानता के कारण संसाधन भूगोल सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है। इससे नियम प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थ नहीं होते, अपितु सामाजिक विज्ञानों की भांति लचीले तथा परिवर्तनीय होते हैं। तो संसाधन भूगोल एक सामाजिक विज्ञान ही है, क्योंकि जो प्राकृतिक तत्व हैं वो मानवीय गुणों से ही संसाधन बन पाते हैं। मानवीय गुण कौन कौन से, उसकी नॉलेज कितनी है, उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना है,
और कॉपरेशन कितना है, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो संसाधन भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट हम देखते हैं संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका रिसोर्स ज्योग्राफी का स्कोप क्या है ये हम लोग देखते हैं। संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः पृथ्वी तल के संसाधनों की विशेषताओं और उनके उत्पादन व उपयोग का अध्ययन आता है। तो क्या आता है इसमें स्कोप में, इसके विषय क्षेत्र में क्या आता है, पृथ्वी तल के संसाधनों की विशेषताओं और उनके उत्पादन व उपयोग का अध्ययन। संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित 3 भागों में रखा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं का अध्ययन, उनका मूल्यांकन एवं मात्राकरण। दूसरा है मानवीय संसाधनों की विशेषताओं तथा वातावरण द्वारा निश्चित की गई सीमाओं या विकल्पों के अंदर मानवीय छांट जो संसाधन उपयोग के निर्धारण में सहायक होती है का अध्ययन तथा संभावनाओं का अनुमान। और तीसरा है संसाधन उपयोग एवं नियोजन तथा इनकी विधियों एवं तकनीकों का अध्ययन। तो 3 भागों में कैसे रखा है कि प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनकी विशेषताओं को पढ़ना और उनका मूल्यांकन करना और उनका क्वांटिफिकेशन करना कि कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने, मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज के विशेषताओं को पढ़ना और उनकी सीमाओं को देखना कि कितनी संभावनाएं हैं और उसको डेवलप करने की। और तीसरा है संसाधन उपयोग एवं नियोजन, मैनेजमेंट उसका कैसे हो सकता है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम डिटेल में देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन वातावरण की कुल दशाओं के योग का एक भाग है जिसमें मानवता अस्तित्व में है। वातावरण के इस बड़े घटक का प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में समाज की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वायु, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, भूमि जिस पर मानव निवास करता है और अपने उद्योग स्थापित करता है, तो इसलिए भूमि भी एक रिसोर्स है। मृदा जो कृषि, बागवानी, वन आदि के उत्पादन का आधार है, तो मृदा भी एक रिसोर्स हुआ। जलीय संसाधनों में नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, तालाब, समुद्र तथा महासागर आते हैं। तो जलीय संसाधन वाटर रिसोर्सेज कैसे हुआ, नदियाँ, झीलें, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें फिशिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, तो ये इकोनॉमिक सोर्सेज हैं। उसके बाद आता है भूमिगत जल भी एक भौतिक संसाधन है, क्योंकि कूपों, नलकूपों आदि के द्वारा इस जल को निकालकर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी एक संसाधन है। उसके बाद है खनिज संसाधन, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो भी हैं, जैसे शक्ति संसाधन, खनिज शक्ति प्रोड्यूस करने के लिए पावर रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन से हैं, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और अणुवीय शक्ति जैसे यूरेनियम, थोरियम। उसके बाद है अधात्वीय खनिज जैसे गंधक, जिप्सम, चूना, अभ्रक आदि। धात्वीय खनिज जैसे लोहा, तांबा, जस्ता एक्सेट्रा। अब वनस्पति भी एक संसाधन है, जैसे कि वन, झाड़ियाँ, घास के मैदान जो पशुचारण व्यवसाय का एक स्रोत है, जहाँ जड़ी बूटियाँ आदि भी मिलते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने देखा। ये एक डायग्राम है जिसमें संसाधन भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताया गया है। तो ये आप अगर आंसर लिखते हैं तो उसमें ये डायग्राम ज़रूर बनाइए। संसाधन जैसे बीच में लिखा हुआ है संसाधन भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, और ऊपर एक तरफ लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं और भौतिक वातावरण द्वारा निर्धारित की गई उनकी सीमाओं का अध्ययन। फिर एक में है मानवीय संसाधनों की विशेषताओं और मानवीय छांट जो संसाधन उपयोग से संबंधित होते हैं उसका अध्ययन। फिर संसाधन उपयोग की विधियों तथा तकनीकों का अध्ययन, टेक्नोलॉजी और वो सब डेवलपमेंट जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे वो इस डायग्राम में सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
और जो लास्ट में बच गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम देख रहे थे उसमें वायु, सौर ऊर्जा आदि ये सब थे, वनस्पति वगैरह। उसमें एक और है जंतु संसाधन, तो जैसे पशु, दूध देने वाले पशु, मांस देने वाले पशु, तो ये भी एक तरीके का रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हम लोग हैं वो कैसे एक रिसोर्स की तरह काम में आते हैं। तो मानवीय संसाधनों के 3 मुख्य पक्ष हैं। पहला, किसी प्रदेश की जनसंख्या, उस जनसंख्या की शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य। तो सबसे पहला एक पॉइंट है, उसका पक्ष है मानव संसाधन कैसे है। जैसे किसी प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, उसकी जो शारीरिक शक्ति कितनी है, मानसिक क्षमता मतलब मेंटल नॉलेज या मेंटल जो उसका कैपेबिलिटी है वो कितनी है, और उसकी हेल्थ कैसी है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, चाइना, तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वहाँ पे जो शारीरिक शक्ति जिसकी बात हो रही है, जनसंख्या की शारीरिक शक्ति, तो अगर वहाँ पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, मतलब 40 या 45 से ऊपर एज वाले लोग हैं, तो वो तो डिपेंडेंट में आ गए, मतलब 50 के लगभग मान लीजिए आप, तो वो तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गया, तो उनकी शारीरिक शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर उस जनसंख्या में जो 20 से लेके 40 तक वाली एज के जो जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब दे आर अ गुड ह्यूमन रिसोर्स, वो कोई भी काम कर सकते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज़ अ बेटर ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज ओल्ड एज होने के बाद आप इतना काम नहीं कर सकते हैं, ना आपकी मेंटल स्टेटस इतनी अच्छी होती है, ना आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो आप डिपेंडेंट, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं उस कंट्री के। सेकेंड पॉइंट है जनता का सामाजिक संगठन, जिसके द्वारा संसाधन उपयोग प्रभावित होता है। तो जनता में सामाजिक संगठन कैसे, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हैं। फॉर एग्जांपल समाजवाद, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, या इम्पीरियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी है, क्या है। तो इस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक संगठन, फॉर ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, कॉलोनियलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, इम्पीरियलिज्म, ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाता है उसको प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव प्रदेश के संसाधनों के प्रयोग तथा प्रादेशिक आर्थिक उन्नति के संगठन पर होता है। तो हमारी कंट्री में जो सामाजिक संगठन है, मतलब किसी भी कंट्री में सामाजिक संगठन कैसा है उस पे डिपेंड करता है कि रिसोर्सेस को, ह्यूमन रिसोर्सेस को किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है कल्चर, संस्कृति का प्रतिरूप भी एक संसाधन है। जो कल्चर है हमारा वो भी एक संसाधन ही है। जिस प्रदेश में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की अधिक उन्नति होगी उस प्रदेश का आर्थिक विकास भी उतने ही ऊंचे स्तर का होगा। उदाहरण के तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि राष्ट्रों ने विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की उन्नति करके अपनी आर्थिक अवस्थाओं को बहुत सुदृढ़ बना लिया है। तो आपका कल्चर या संस्कृति कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसी बेसिस पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गांव, जैसे अपने गांव हैं और अपने सिटीज़ हैं, तो गांव में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना नहीं होगा, लेकिन सिटीज़ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार कंट्रीज़ का भी है, अलग अलग कंट्रीज़ में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग, या कोई भी रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। अब रिसोर्स ज्योग्राफी के विषय क्षेत्र या स्कोप में हमने 2 पॉइंट देखे, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब थर्ड है संसाधन का उपयोग, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। मानव अपनी संस्कृति या टेक्नोलॉजी का विकास करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग जितनी मात्रा या अवस्था तक कर लेता है, उसी मात्रा और अवस्था तक ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। तो जितना हम लोग टेक्नोलॉजी से जितना भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं तत्वों को, नेचुरल एलिमेंट्स को जितना यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक रिसोर्स बन जाता है। संसाधन भूगोल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
जब तक हम किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था सोलर, विंड, ये रिसोर्स नहीं कहलाते थे पहले, लेकिन अब ये रिसोर्स हैं बिकॉज वी कैन यूज़ देम, वी आर यूजिंग देम बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। संसाधन भूगोल में इन संसाधनों का अध्ययन भी आवश्यक होता है। मानव ने विभिन्न संसाधनों का निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया है। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने किस प्रकार से उपयोग किया है? फॉर एग्जाम्पल, पहला, वायु। जीवन के लिए सर्वप्रथम और सबसे अधिक आवश्यकता वायु की होती है। पृथ्वी के समस्त प्राणी, मानव, जंतु और वनस्पति वायु में सांस लेकर ही जीवित रहते हैं। मानव को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन देने के अलावा वायु के अन्य उपयोग भी हैं। तो पहले तो हम सिर्फ वायु को सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए ही मानते थे, तो वो उस तरीके से हम एक रिसोर्स मानते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से और भी इसके यूजेस हमें पता चले। जैसे कि वायु पृथ्वी तल के गर्म रहने में सहायता करती है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में जलवाष्प और आर्द्रता को ले जाने का माध्यम वायु ही है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, उसके चारों तरफ जो वाटर वेपर होता है और ह्यूमिडिटी होती है, उसको ले जाने का माध्यम कौन है? वायु। मानव इस वायु का उपयोग वायु परिवहन के लिए करता है। तो वायु परिवहन जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इस प्रकार से वायु में नाइट्रोजन गैस होती है, उसका प्रयोग करके मानव नाइट्रेट उर्वरक बनाता है। तो वायु में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका प्रयोग करके एक फर्टिलाइज़र बनाता है, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, जो बहुत उपयोगी होती है। तो वायु के अलग अलग यूजेस हो गए, तो वो एक रिसोर्स हो गया। उसके बाद है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा अर्थात सूर्य ताप ही सौर ऊर्जा है, जो एक सतत प्राप्तव्य नवीनीकरणीय संसाधन है, जिसको हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल संसाधन, जिसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं, तथा अन्य संसाधनों जैसे जल, वनस्पति, जंतु एवं मानव संसाधनों के लिए भी शक्ति प्रदान करने वाला स्रोत है। तो जो हमें जो भी एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? सोलर एनर्जी। उसी की वजह से जीव, जंतु, जल, जहाँ से भी जो भी है वो सब सोलर एनर्जी की वजह से हमें प्राप्त हो रहा है। पृथ्वी के धरातल पर सौर विकिरण का केवल 43% भाग ही पहुँच पाता है, जो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के संचालन में शक्ति का कार्य करता है। तो जो 100% में से सिर्फ 43% हमारे पृथ्वी पे पहुंच पाता है, लेकिन उस 43% से ही हमारे कितने फ़ायदे होते हैं आप देख सकते हैं। अगर सूरज की किरणें नहीं आए तो हमें क्या क्या सहन करना पड़ेगा। विभिन्न देशों में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत गृह स्थापित किए जा रहे हैं तथा इससे अधिकाधिक उपयोग के प्रयोग निरंतर जारी हैं। तो सौर ऊर्जा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो एक रिसोर्स एनर्जी बन जाता है। उसके बाद है जल। वायु के बाद जल ही मनुष्यों, जंतुओं और वनस्पति के जीवनार्थ सर्व प्रमुख आवश्यक है। जल के अनेक उपयोग है, जैसे घरेलू कार्यों के लिए, नगर निगम और कृषि में, पशुओं के लिए, जल विद्युत उत्पादन, जो विंड एनर्जी, जो पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, ये सारे इसके यूज़ हैं। मत्स्य पालन के लिए, मनोरंजन आदि के लिए खूब सारे यूजेस होते हैं। तो वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिसोर्स। उसके बाद है थल या भूमि। समस्त मानवीय विकास का आधार ही भूमि है, जिस पर बस्तियां व उद्योग स्थापित किए जाते हैं तथा पशुपालन, कृषि, व्यापार, परिवहन आदि की संक्रियाएं होती हैं। तो लैंड इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। उसके बाद आता है मिट्टी। मिट्टी भी एक रिसोर्स है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र आदि ये मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। शाकाहारी भोजन जो है वो हमें वहीं से मिलता है, और जो मांसाहारी भोजन मिलता है वो भी कहाँ से मिलता है? पशु भी वनस्पति पर निर्भर करते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली वहीं से मिल रहा है हमें। और जो संसार की 3/4 आबादी है वो कृषि पर ही निर्भर है। अतः जनसंख्या का मिट्टियों से गहरा संबंध है। नेक्स्ट है वनस्पति। तो वनस्पति जो है वो
दो प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक, अप्राकृतिक। वनों से हमें कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कच्चा माल फैक्ट्रियों के लिए, या जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इमारत बनाने के लिए लकड़ियाँ, घास आदि। और भोजन मिलता ही है, जैसे फ्रूट्स वगैरह ये सब मिलते हैं। उसके बाद है जीव जंतु। सभ्यता के आरंभ काल में ही पशुओं का मानव से घनिष्ठ संबंध रहा है, एज यू नो। जैसे हम फॉर एग्जांपल फिशिंग, हंटिंग, ये सारे हम करते थे जब खाना बनाना नहीं आया था मनुष्य को। फिर पशुओं से हमें दूध, मांस आदि ये सब मिलता है। कृषि कार्यों में भी बोझा उठाने के लिए भी जीव जंतु बहुत उपयोगी हैं, तो ये भी एक रिसोर्सेज हैं। फिर खनिज, मिनरल्स, तो खनिज पदार्थ संसार का अति मूल्यवान संसाधन है। खनिजों से जैसे हम औजार, बर्तन, यंत्र आदि ये सारे खनिजों से बनते हैं। तो आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति खनिजों से हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। तो आज की क्लास में हमने देखा रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, उनका नेचर कैसा होता है, स्कोप क्या है उसका, और उसका विषय क्षेत्र क्या है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है और उसका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, संरक्षण कैसे होता है, वो हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, थैंक यू।